भारत के प्रदेशों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें उच्च न्यायालय, है ना, यहाँ पे दो बातें इम्पॉर्टेंट है। एक तो उच्च न्यायालय मीन्स की हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की अगर गठन की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा 214। ठीक है, यहाँ से एक फैक्ट और याद कीजिए। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद किस के अंतर्गत इसका गठन जो है प्रावधान है 124। ठीक है, तो 214 और 124 यहाँ पे दो फैक्ट और याद रखिए। भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाता है इनको? ठीक है, शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अच्छा, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र देगा जाकर आपको उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ पे अगर बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो ये 2 3 4 फैक्ट याद रखिएगा, है ना। चलिए, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई? यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घ। ठीक है, मीन्स की पल्लव। तो देखिए यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि पल्लव के द्वारा, तो पल्लव वंश के, ध्यान रखिएगा, पल्लव वंश के जो राजा थे या फिर कह सकते हैं शासक, ठीक है सॉरी, पल्लव वंश के जो शासक थे, महानतम शासक किसके द्वारा कराया गया था? नरसिंह। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा इसका जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रथ मंदिर को, ठीक है, इस रथ मंदिर की हम बात करते हैं तो रथ मंदिर को क्या किस नाम से जाना जाता है? सप्त पैगोडा भी कहा जाता है ना, इसको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। एक फैक्ट और याद कर लीजिए, है ना। इसे तट मंदिर या शोर टेम्पल भी कहा जाता है। तट मंदिर या शोर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे फैक्ट याद रखिए, यहाँ पे कांची का कैलाश मंदिर। ठीक है, कांचीपुरम की बात करते हैं, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक, तो यहाँ से एक फैक्ट और याद कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग होना चाहिए? तो अनुच्छेद 315 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 315। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग की बात होती है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं एवं सदस्य होते हैं, ठीक है, की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, है ना। और अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इस आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुआ था ये भी याद रख लीजिएगा। 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। 1 अक्टूबर
1926 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को, बढ़िया से यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 अक्टूबर 1926 को। और किस यहाँ पे आयोग की संस्तुति पर, तो यहाँ पे ली आयोग की संस्तुति पर, ठीक है, ली आयोग की संस्तुति पर इसका गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है, बना रह सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष तक, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 65 वर्ष की अगर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, और अगर बात 62 वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो 65 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो 62 वर्ष तक, ठीक है। यहाँ से 2 फैक्ट और याद कर लीजिए, ठीक। और अभी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करते हैं तो 124 अनुच्छेद के अंतर्गत, और इसका अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत इसका गठन का प्रावधान है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। काकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है ना। काकोरम जो यहाँ पे राजमार्ग है किन 2 देशों को जोड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। भारत और यहाँ पाकिस्तान और चीन होगा, ठीक है, पाकिस्तान और चीन होगा, जो कि काकोरम राजमार्ग की बात करें तो। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, नाथुला दर्रा, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो भारत और चीन को, ठीक है। नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच का मार्ग है, और नाथुला दर्रा की अगर बात करते हैं तो सिक्किम को चीन से जोड़ता है ना। सिक्किम को किससे जोड़ता है, 2 बातें यहाँ पे, भारत जो यहाँ पे है, चीन के बीच का ये मार्ग है, ठीक है, भारत और चीन का बीच का ये नाथुला दर्रा मार्ग है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें तो ये सिक्किम और चीन को भी जोड़ता है, ठीक है, सिक्किम और चीन को जोड़ता है ना, सिक्किम और चीन को जोड़ता है, भारत और चीन का ये मार्ग है ये, है ना। तो यहाँ से ध्यान रखें, नाथुला दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे नाथुला दर्रा कहाँ है, कई बार एग्जाम में आता है कि किस राज्य में पड़ता है, किस क्षेत्र में आता है, इसके इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्किम, और किसको जोड़ता है, तो सिक्किम को चीन से जोड़ता है, और भारत और चीन के बीच का एक मार्ग है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सवाल नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या है कि G8 में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन सा है, तो 8वां राष्ट्र रूस है, ठीक है। 8वां राष्ट्र जो है यहाँ पे क्या है, रूस है। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा एक फैक्ट और यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक। एक फैक्ट याद रखने वाली ये बात हो जाता है यहाँ पे कि अब जो है ये, ठीक है, अब जो है ये G8 बन गया है क्या, G7 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2017 की बात करें, 2017 से जो रसिया जो है परमानेंटली यहाँ से विड्रॉल कर गया है, ठीक है, ये परमानेंटली ये विड्रॉल कर गया है, यहाँ से परमानेंट विड्रॉल कर गया है। तो इसलिए अब G7 हो गया है, चूँकि यहाँ से रसिया यहाँ से हट चुका है यहाँ से। अब इसमें से कौन कौन देश शामिल है इसको यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है जो 7 कंट्री है, ठीक है, जो G7 कंट्री है उसका यहाँ पे मैं नाम लिखता था, नोट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे कनाडा हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया। दूसरा हो गया फ्रांस हो गया, ठीक है। तीसरा जर्मनी लिखिए आप लोग, जर्मनी हो गया। चौथा आपका इटली हो गया, ठीक है, इटली हो गया। 5वां हो गया जापान हो गया, ठीक है, 5वां जापान हो गया। 6ठा USA हो गया, और 7वां आप UK कर लीजिए, ठीक है। तो G7 कंट्री के वजह होने का पीछे रीज़न क्या है कि रसिया जो शामिल हुआ था वो परमानेंटली अब यहाँ पे विड्रॉल कर गया है 2017 से, तो इसलिए अब ये G8 G7 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अमृता प्रीतम, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो प्रथम जो यहाँ पे महिला थी, प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला ज्ञानपीठ अवार्ड
पुरस्कार जीतने वाली, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम महिला थी पूर्णा देवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंथगो। ठीक है, लॉर्ड लिंथगो। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 8 अगस्त 1942 को ये क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा घोषणा किया गया था। और अगले ही दिन मीन्स कि 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को ही 1942 को ही ऑपरेशन जीरो, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर लगाकर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर लगाकर, ठीक है, इसके अधीन सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक कौन थे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक कौन थे, यहाँ पे होगा आंसर करेक्ट लॉर्ड रिपन। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम एक बार लिया गया है या प्रयोग किया गया है, तो यमुना नदी का नाम कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो यमुना नदी का 3 बार प्रयोग किया गया है ना। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट प्रथम ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे संस्कृत। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। और आर्यभट्ट का अगर बात करते हो, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था भाई? यहाँ से 2-3 फैक्ट। आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटना में। ठीक है, पटना जिला में। ठीक, 476 AD, याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट है कि आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। यहाँ से एक और फैक्ट, शून्य एवं दशमलव, ठीक है, प्रणाली, दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी आर्यभट्ट ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1975 में, ठीक है, 1975 में जो आर्यभट्ट की बात करते हैं, प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था, ये प्रथम कृत्रिम उपग्रह इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर रखा गया था, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक, और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो कि बिहार के पटना जिला में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया किस देश को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है ना यहाँ पे, भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारत में। और भारत में जो है केरल की बात करें तो यहाँ मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत की अगर बात करें कि भारत में मसालों का बगीचा किससे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किससे कहा जाता है? केरल को। ठीक है, यहाँ से 2 फैक्ट और याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कब हुआ था? 1931 में और 1932 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे बस एक बार। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधित्व थे? 89 प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, 89 प्रतिनिधित्व थे, जिसमें कि आपको यहाँ पे भारत के भी थे और ब्रिटेन दोनों से थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस मुगल बादशाह के दरबार में जाने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल की 1580 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने 10 शाला नाम की नवीन कर की प्रणाली शुरू किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में, जो कि अकबर का शासनकाल कब से कब माना जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अकबर का जो है शासनकाल कब से कब माना जाता है, ये भी आप नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ दिया जाता है ना। ये एग्ज़ाम में कई बार आपको पूछ दिया जाता है, तो इसे आप नोट करेंगे। 1542 से लेकर 1605। ठीक है, 1542 से लेकर 1605।
1542 से लेकर 1605। और इसी के देखिए अब यहाँ पे 1580 है तो कहीं ना कहीं अकबर का शासनकाल रहा है ना। और इसकी बात करें दहशाल प्रणाली की, दरअसल शुरुआत तो ठीक है अकबर के शासनकाल में होता है। किसने किया था? टोडरमल जो कि यहाँ पे अगर टोडरमल की बात करते हैं, ये क्या था? अकबर का क्या था? वजीर था। ये वजीर कहे तो प्रधानमंत्री भी था और साथ ही साथ तथा वित्त मंत्री भी था। ये वित्त मंत्री भी था, है ना। तो ये टोडरमल जो था अकबर के नवरत्न में शामिल था। नवरत्न में से 9 रत्नों में एक था ये, ठीक है। और ये गुजरात से लाया गया था और इसने ही दहशाला प्रणाली को लागू किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव। ठीक है, बाजीराव प्रथम, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और बाजीराव प्रथम से अगर बात करें, यहाँ पे 1-2 फैक्ट और याद करने वाली बात है, जैसे कि आप नोट कर सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का, ठीक है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे शिवाजी होंगे, है ना, शिवाजी थे। क्लियर? यहाँ पे हो गया प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक हो गया। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के अगर पुत्र की बात करें तो शिवाजी के पुत्र कौन थे? शांभा जी, ठीक है, शांभा जी इनके पुत्र थे। इनका पुत्र कौन था फिर? इनका पुत्र था शाहू, ठीक है, इनका पुत्र कौन था? शाहू, ठीक। और इसने जो था बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है ना, बालाजी विश्वनाथ को इसने क्या बनाया था? पेशवा बनाया था, ठीक। इसने ही बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है। तो प्रथम पेशवा की अगर बात करते तो बालाजी विश्वनाथ थे। अगर दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम था। दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जो था ये प्रथम पेशवा थे, ठीक है, ये प्रथम पेशवा थे जो कि साहू ने बनाया था इन्हें, ठीक। और यहाँ से क्वेश्चन है कि इन्हीं के समय में एक और घटना हुआ था, क्या भाई? खेरा का युद्ध। खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध हुआ था आपको 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में ताराबाई और साहू के बीच में। इसलिए यहाँ पे मैं इसे लिख दिया, ताराबाई प्लस साहू के बीच में हुआ था, ठीक, जिसमें साहू जीता और ताराबाई हार गई, है ना। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के समय में एक और हुआ था पानीपत का तृतीय 1761 ईस्वी में, ठीक है, 1761 ईस्वी में इसी के शासन समय में एक और युद्ध हुआ था जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध याद रख लीजिएगा। चलिए, तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह, ठीक है। और मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह, ठीक है, इसी का के काल में नादिर शाह जो शाह है 1739 ईस्वी में आक्रमण करता है, ठीक है, और इस तख्ते हाउस को छीनकर ले जाता है, ठीक। चलिए, और यहाँ से एक और फैक्ट याद करने वाली बात है कि यहाँ पे कि यहाँ जो नादिर शाह जो था ये ईरान का, इसे नेपोलियन भी कहा जाता था, और नादिर शाह ने कोहिनूर पूरा भी चुराकर या छीनकर ले गया था, है ना। तो यहाँ से एक दो फैक्ट आपने और याद किया यहाँ पे, ठीक है, कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 में और ये मयूर सिंहासन और छीन कर ले जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण किया था शाहजहां ने, ठीक है, इसका निर्माण किया था शाहजहां ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी द्वारा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। यहाँ से एक फैक्ट और याद कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिएगा। तो 2 फैक्ट आपको मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ और रबी फसलों के बीच छोटे समय में पैदा होने वाली जो फसल पैदा की जाने वाली फसल का नाम क्या है? जायद। ठीक है, तो यहाँ पे खरीफ फसल की बात हो रही है, खरीफ फसल की बात होगी, यहाँ पे बात होगी, फिर रबी फसल की बात होगी, है ना, बात होगी, रबी फसल की बात होगी। तो देखिए खरीफ फसल की बात करते हैं तो ये कब से कब होता है? खरीफ फसल जो होता है जून जुलाई में बोए जाते हैं, जून जुलाई में बोए जाते हैं ना, जून जुलाई में बोए जाते हैं। ठीक है, ये जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर में काटे जाते हैं, अक्टूबर में काटे जाते हैं। रबी फसल की बात करते हैं ये अक्टूबर और नवंबर में बोए जाते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं इसको सितंबर और अक्टूबर में, है ना, सितंबर से अक्टूबर में ये क्या होते हैं? बोए जाते हैं। और काटे कब जाते हैं? फरवरी में काटे जाते हैं, फरवरी तथा मार्च में काटे जाते हैं ना। और इसी के अगर बात करते हैं जायद की बात करते हैं तो ये मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं ना, मार्च अप्रैल में ये बोए जाते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में ये बोए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिल्ली। और यहाँ से एक दो फैक्ट याद करने वाली बात है, यहाँ से अगर रेल की बात कर रहे हैं तो रेल का अगर आइए कि रेलवे बोर्ड की स्थापना, ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1905 ईस्वी में, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि रेलवे में अगर बात करें कि यहाँ पे भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चली थी। ठीक है, पहली रेल चली 1853 में, है ना, बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होकर गंगा नदी बनती है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे आया है गंगा, गंगा की कुल लंबाई पूछा जाता है तो कितना है? 2525 किलोमीटर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग, ये हो जाएगा बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार के बिहार शरीफ क्षेत्र में। और यहाँ पे ही बिहार शरीफ क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? आपको सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, यहाँ पे जो गर्म जल का कुंड है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई निम्न में से किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिवान जिला में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिवान जिला में। और सिवान जिला पड़ता कहाँ भाई? बिहार में। ठीक है, बिहार में ये पड़ता है सिवान जिला। और ये अगर बात करते हैं इनके बारे में कुछ और फैक्ट की बात करते हैं तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्हें क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य इन्हें बनाया गया था, है ना, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से एक बात, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति भी एक फैक्ट और याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? देखिए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो द्वंद्व में आप फंस जाएंगे, है ना। यहाँ पे द्वंद्व में ये फंसेंगे कि अपनाया कब गया या फिर पारित कब किया गया, तैयार कब हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ? अपनाया गया। लेकिन लागू किया गया कब? इस समय लागू हुआ था तो 26 जनवरी लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी कारण मनाया जाता है यहाँ पे संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, पारित किया गया, तैयार हो गया था इसलिए। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो